हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसियस स्टेट का लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समानीत अवस्था का समीकरण, जिसे हम रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, तथा संगत अवस्थाओं का नियम, जिसे हम करस्पॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था वॉन डेर वाल इक्वेशन जब हमने प्रतिपादित की थी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वॉन डेर वाल इक्वेशन को हमने क्यों हम वॉन डेर वाल इक्वेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अर्थात अणुगतिक सिद्धांत की दो पोस्टुलेट्स में हमें यह पाया गया कि यह दो पोस्टुलेट्स जो हैं ये सभी ताप एवं दाब की कंडीशंस में फुलफिल नहीं करती हैं। यानी ये दो पोस्टुलेट्स सभी ताप एवं दाब की कंडीशन में सही नहीं पाई जाती हैं। और ये दोनों पोस्टुलेट्स थी कि पहली पोस्टुलेट थी कि अणुओं का वास्तविक आयतन जो कि है वो नगण्य नहीं होता है गैस के कुल आयतन की तुलना में, और दूसरी पोस्टुलेट्स थी कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल नेग्लिजिबल होते हैं अर्थात नगण्य होते हैं। और ये दोनों ही पोस्टुलेट्स उच्च दाब एवं निम्न ताप के केसेस में सही नहीं पाई गई। इसलिए वास्तविक गैसों के लिए वॉन डेर वाल ने एक इक्वेशन दी जिसे कि वॉन डेर वाल समीकरण कहते हैं, और उन्होंने वॉन डेर वाल ने वास्तविक आयतन के लिए वर्जित आयतन की गणना की तथा आकर्षण बलों के लिए जो दाब है, दाब में कमी, उसके मान को निकाला तथा वॉन डेर वाल समीकरण को उन्होंने प्रतिपादित किया। अब यही जो दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं, दोनों अवधारणाएं हैं, एक तो अणुओं का वास्तविक आयतन जो कि नगण्य नहीं होता है, और एक दूसरा कि आकर्षण अणुओं के मध्य आकर्षण बल होते हैं अर्थात अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। ये दोनों ही अवधारणाओं के कारण गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैसेस से डिफरेंट होता है। इन दोनों अवधारणाओं के कारण गैस किसी भी रियल गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैसेस से भिन्न होता है। अतः वॉन डेर वाल ने इन्हें ध्यान में रखते हुए एक समीकरण दी, इन दोनों पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए एक समीकरण दी जिसे कि वॉन डेर वाल इक्वेशन कहते हैं। और इस वॉन डेर वाल इक्वेशन में दो कांस्टेंट्स होते हैं, दो स्थिरांक होते हैं। वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स होते हैं वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए एंड वॉन डेर वाल कांस्टेंट बी। और ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स जो होते हैं वो गैस की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, अर्थात गैस की नेचर चेंज होते ही इन वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स की वैल्यू भी चेंज होती है। इसलिए इस इक्वेशन को, वॉन डेर वाल इक्वेशन को, हम सभी गैसों पे, मतलब सभी गैसों पर समान रूप से लागू नहीं कर सकते हैं, समान रूप से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑल गैसेस पर इक्वली हम एप्लीकेबल नहीं हैं। और इसलिए वॉन डेर वाल ने एक नई इक्वेशन दी जिसे कि रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। और इस रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट में जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस्ड वॉल्यूम है। वॉल्यूम के रूप में वॉल्यूम को रिड्यूस्ड वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया जाता है तथा प्रेशर को रिड्यूस्ड प्रेशर से रिप्लेस कर दिया जाता है। और इस प्रकार से इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे कि सभी गैसेस पर इक्वली एप्लीकेबल, इक्वली अप्लाई हम कर सकते हैं। तो वॉन डेर वाल ने क्या कहा कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर के और रिड्यूस्ड प्रेशर एवं रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो हैं उनके लिए वॉन डेर वाल ने बताया कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या होता है, कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर। कि रिड्यूस्ड प्रेशर जो है वो टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर का रेशियो के बराबर होता है। इसी तरह से रिड्यूस्ड प्रेशर जो है, यह प्रेशर गैसियस प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर के रेशियो के बराबर होता है अर्थात इनके अनुपात के बराबर होता है। और इसी तरह से रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो है, यह रिड्यूस्ड वॉल्यूम गैसियस वॉल्यूम तथा क्रिटिकल वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। अब ये जो है रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर हैं, इनको वॉन डेर वाल ने बताया कि इनको हम क्या कहते हैं, समानीत ताप, यानी रिड्यूस्ड टेम्परेचर को हम थीटा से शो करते हैं, समानीत ताप को हम थीटा से शो करते हैं, रिड्यूस्ड टेम्परेचर को हम थीटा से शो करते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर को हम पाई से शो करते हैं, और रिड्यूस्ड वॉल्यूम को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कि जो टी आर है, टी आर को हम थीटा कहते हैं, पी आर को
पाई कहते हैं तथा वी आर को हम फाई कहते हैं। तो इस तरह से हम यह देख लेते हैं कि जो किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम Tc इंटू थीटा के द्वारा शो कर सकते हैं। इसी तरह से गैस के प्रेशर को हम Pc इंटू पाई से शो कर सकते हैं और गैस के वॉल्यूम को हम Vc इंटू फाई से शो कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो टेम्परेचर, प्रेशर और जो वॉल्यूम है, इनके जो तीनों वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम वॉन डेर वाल इक्वेशन में यदि रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो देखिए वॉन डेर वाल इक्वेशन हमारी होती है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इंटू आर टी इज इक्वल टू आर टी। तो P को प्रेशर की जगह हमने PC पाई यानी पाई इंटू PC पुट कर दिया है, और A बाई वी स्क्वायर वॉल्यूम की जगह हमने VC इंटू फाई यानी VC स्क्वायर फाई स्क्वायर के रूप में पुट कर दिया है, और V माइनस बी में V को वॉल्यूम को हमने VC इंटू फाई के रूप में रिप्लेस कर दिया है, और RT में T को हम TC थीटा के द्वारा हमने रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रकार हमारी इक्वेशन हो जाएगी। PC, VC और TC की वैल्यूज़ भी हम इसमें रख देंगे। PC की वैल्यूज़ क्या होंगी? PC की वैल्यू होंगी A/27 B², तो पाई इंटू PC की वैल्यू A/27 B² और प्लस A/VC² फाई स्क्वायर था। VC की वैल्यू हमने रख दी 3B। VC की वैल्यू हमने कितनी पुट की? 3B रख दी, तो A/3B² इंटू फाई स्क्वायर इंटू 3B माइनस 3B.5 माइनस बी, और TC की वैल्यू हमने 8A/27 RB हमने रख दी, RB रख दी। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू हो गई R इंटू 8A/27 RB इंटू थीटा। तो ये वैल्यूज़ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती हैं, और इन वैल्यूज़ को हमने जब सॉल्व किया तो हमें कैसी इक्वेशन प्राप्त हुई? हमें प्राप्त हुआ पाई A/27 B² प्लस A/9 B² इंटू फाई स्क्वायर और इंटू 3B फाई माइनस B इज इक्वल टू 8A/27 B थीटा। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई, और जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से हो गई कि पाई A/27 B² प्लस 3A/27 B² फाई स्क्वायर एंड 3B फाई माइनस B इज इक्वल टू 8A/27 B इंटू थीटा। और फाइनली हमें ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हमें प्राप्त हो गई कि पाई प्लस 3/5² 3/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, इसमें देखिए ना प्रेशर है, ना क्रिटिकल प्रेशर है, और ना ही टेम्परेचर है, ना ही क्रिटिकल टेम्परेचर है, और ना ही वॉल्यूम है, और क्रिटिकल वॉल्यूम भी नहीं है। तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है? पाई, फाई और थीटा की फॉर्म में है, जो कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर के रूप में है। और चूंकि रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को हम इक्वली सभी इक्वेशंस पे हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली एप्लीकेबल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो इक्वेशन होती है इसको रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये जो अबव इक्वेशन है, ये जो दी गई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वॉन डेर वाल कांस्टेंट A और B भी नहीं है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट A भी नहीं है, और ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट जो कि गैस की नेचर पे डिपेंड करते थे तो A भी नहीं है, तो यह इक्वेशन जो है ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए इस इक्वेशन को हम ऑल गैसेस पर इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, समान रूप से लागू हम कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। और सभी गैसों के लिए, समस्त गैसों के लिए जो समानीत ताप यानी रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम यदि एक जैसे हों, यदि सभी गैसों के लिए रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड प्रेशर एक जैसे हों यानी समान हों, एक जैसे हों, तो उनकी आइडियल गैसों से उनका आदर्श व्यवहार से जो विचलन है वो, मतलब डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है, वो उनका सिमिलर होगा, यानी वो सिमिलरली डेविएट करेंगे आदर्श व्यवहार से, अर्थात आदर्श व्यवहार से इनका विचलन एक जैसा होगा। और इस प्रकार ये जो रूल है, ये लॉ है, इस लॉ को हम संगत अवस्था का नियम अर्थात लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स कहते हैं, कि मतलब हमारी जो गैस है वो एक जैसी स्टेट में उपस्थित है, और इसे हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। और यदि किन्हीं दो गैसों के रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड प्रेशर की वैल्यूज़ इक्वल हों,
हाँ, यदि किन्हीं भी दो गैसों के रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर एक जैसे हों तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो रिड्यूस्ड स्टेट में हैं, यानी समानीत अवस्था में। और इस प्रकार की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है हमारी, उसको हम रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी गैशियस जो समीकरण है, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है यह वास्तविक गैसों के द्वारा, यानी सभी गैसों पर इक्वली हम एप्लीकेबल आइडियल गैस इक्वेशन को नहीं कर सकते थे, क्योंकि दो रीज़न, बहुत बड़े मेजर रीज़न थे। सबसे पहला मेजर रीज़न जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो अवधारणा है पहली, कि किसी भी गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, यह अवधारणा गलत साबित पाई गई। तथा दूसरी अवधारणा कि गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के मान जो होते हैं वो गैस अणु के मध्य आकर्षण बलों के मान नगण्य होते हैं, अर्थात कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करते हैं। यह अवधारणा भी गलत थी। तो इन दोनों गलत अवधारणाओं को के कारण हमारी जो आदर्श गैस इक्वेशन है उनमें कुछ सुधार किए गए, और सुधार करने के बाद वॉन डेर वाल ने जो इक्वेशन प्राप्त की जिसे कि सभी गैसों पर समान रूप से लागू किया जा सकता था, जिसे